नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम कवर कर रहे थे पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के अंतर्गत लास्ट लेक्चर में हमने बजट के बारे में डिस्कस किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि बजट आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। वो कितने चरणों में पेश किया जाता है, कौन उसको पेश करता है, किस हाउस के पास कितनी पावर है बजट के रिगार्डिंग, ठीक है, या फिर जो डिमांड्स थी, ठीक है, जो पैसा मांगा जाता है, अनुदान मांगा जाता है, उसके रिगार्डिंग किस हाउस के पास ज़्यादा पावर है वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो है वो पार्लियामेंट का हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है और वो आता है पार्लियामेंट्री कमेटीज, यानी कि संसद की समितियां होती है। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद जो हम वो जंप करेंगे कहाँ पर, डायरेक्ट जुडिशरी के ऊपर, और साथ में जो ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश है, वो भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो क्या है, भारत की संसद में कई प्रकार की क्या होती हैं, समितियां होती हैं, अलग अलग तरह की क्या होती हैं, कमेटीज होती हैं। ठीक है, तो उन्हें उनके काम, उनके वर्क, उनकी सदस्यता, मेंबरशिप और उनके कार्यकाल और उनका जो टेन्योर होता है उसके आधार पर डिवाइड किया गया है या विभेदित किया जाता है। ठीक है, अब ये जो समितियां होती हैं ये हाउस के द्वारा क्या हुई, या तो नियुक्त की जाएंगी या फिर निर्वाचित की जाएंगी। ठीक है, तो या तो उन्हें अपॉइंट किया जाएगा किसी हाउस के द्वारा या फिर उन्हें क्या किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा किसी भी हाउस या फिर सदन के द्वारा, या फिर अध्यक्ष, स्पीकर या फिर सभापति, चेयरमैन द्वारा उन्हें क्या किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी कमेटियां होंगी उन्हें नियुक्त भी किया जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है, उन्हें इलेक्ट भी किया जा सकता है या फिर उन्हें नॉमिनेटेड भी किया जा सकता है। तो तीनों पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, जो समिति होती है वह अध्यक्ष या सभापति, स्पीकर या फिर चेयरमैन के निर्देशन के डायरेक्शन पर ही क्या करती हैं, कार्य करती है। तो अपनी मर्जी से कार्य नहीं करेंगी, जो कार्य उन्हें सौंपा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग उन्हें क्या करना है, काम करना है। और ये डायरेक्शन जो है वो कौन देगा, या तो स्पीकर देगा या फिर साथ में कौन देगा, चेयरमैन देगा। ठीक है, और यह अपनी जो रिपोर्ट है, जो उन्हें कामकाज दिया जाएगा उसकी क्या बनाएंगे, वो एक रिपोर्ट बनाएंगे और उस रिपोर्ट को किसे देंगे, वो सदन को रखेंगे। सदन को नहीं, सदन को अगर यहाँ दे दिया, फिर यहाँ नहीं दिया तो फिर कहाँ देंगे, वो या तो अध्यक्ष को देंगे या फिर किसको देंगे, सभापति को देंगे, मतलब स्पीकर या फिर चेयरमैन को अपनी रिपोर्ट वो देते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो संसद समितियां होती हैं, पार्लियामेंट्री जो कमेटीज होती हैं, कितने तरह की होती हैं, ये होती हैं 2 टाइप्स की। सबसे पहला होता है हमारे पास स्थायी समितियां, जिन्हें बोला जाता है स्टैंडिंग कमेटीज। ठीक है, और फिर दूसरी होती हैं तदर्थ समितियां, या जिन्हें बोला जाता है एडहोक कमेटी, या फिर इन्हें बोला जाता है, एक और नाम है इनका, अस्थाई समितियां नाम है। ठीक है, तो समितियां कितनी तरह की, 2 तरह की। एक होंगी परमानेंट, परमानेंट का नाम ही हम क्या बोल देते हैं, स्टैंडिंग कमेटी, और दूसरी होंगी नॉन परमानेंट। ठीक है, उनका ही नाम है तदर्थ कमेटी या फिर एडहोक कमेटी। ठीक है, अब इनके बीच में अंतर जान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा क्या अंतर है। तो एक तरफ है हमारे पास स्टैंडिंग कमेटी और एक तरफ है हमारे पास एडहोक कमेटी। ठीक है, इसका जो गठन होता है, ठीक है, कब कब इन्हें बनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष और समय समय पर इनका गठन जो है वो किया जाता है, इन्हें एस्टैब्लिश किया जाता है। और ये क्या होंगी, अस्थायी होंगी, नॉन परमानेंट होगी, जब जरूरत पड़ेगी तभी इनका गठन किया जाएगा। ठीक है, तो निरंतर आधार पर काम करती है। अब देखो ना, प्रत्येक वर्ष इनका गठन हो रहा है तो कंटिन्यूटी में ये क्या करती रहेगी, काम करती रहेगी। वहीं पर जो एडहोक है, नॉन परमानेंट है, इनको पर्टिकुलर एक काम सौंपा जाएगा, काम खत्म, कमेटी खत्म। बस ऐसे याद रखना है इस चीज़ को कि सौंपे गए कार्य को पूरा होने पर इनका जो अस्तित्व है, इनकी जो एग्जिस्टेंस है, वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो काम खत्म, कमेटी खत्म। इन्हीं समितियों को हमने बोल दिया है एडहोक समिति, तदर्थ समिति या फिर अस्थायी समिति बोल दिया। फिर उसके अलावा अब जो हमारे पास स्टैंडिंग कमेटी होती हैं, 6 कैटेगरी में होती हैं, 6 प्रकार की होती हैं, लेकिन हमें सारी नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ और सिर्फ कितनी पढ़नी है, यहाँ पर 2 ही पढ़नी है। एक डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, डिपार्टमेंटल जिन्हें बोला जाता है विभागीय समितियाँ। ठीक है, और यही हमने लास्ट बजट के लेक्चर में पढ़ा था, जो बजट की बारीकी से क्या करती है, जांच करती है। जिनकी संख्या कितनी होती है, 24 होती है। 16 कहाँ से गठित की जाएंगी, लोकसभा से, और 8 कहाँ से गठित की जाएंगी, राज्यसभा से। ठीक है, ये हमने वैसे कल पढ़ चुके हैं, बजट वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ लिया। फिर और आज जो हमने पढ़ना है वो हमारे लिए है, और जो महत्वपूर्ण भी है एग्जाम के पॉइंट से, वो यही है, फाइनेंशियल समितियाँ, वित्तीय समितियाँ, जो कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है,
और इसी तरह अस्थायी जो समितियां होती हैं ये भी फर्दर दो तरह की होती हैं। एक होती है इंक्वायरी समिति, ठीक है, इंक्वायरी कमेटी होती है, और दूसरी होती है एडवाइजरी कमेटी, सलाहकार समिति। एडवाइजरी कमेटी भी फर्दर कितनी तरह की, दो तरह की, एक होती है सेलेक्ट कमेटी और दूसरी होती है ज्वाइंट कमेटी। बस इतना ही याद रख लेना, कोई यहाँ ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम वो ध्यान रख लेना इस एक से, ठीक है। तो हमने पढ़नी भी कौन सी है, यही वाली पढ़नी है, ठीक है। इसके बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट है वो हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले बता रखा है इन्होंने डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, विभागीय स्थायी समितियां तो क्या होती हैं, सबसे बड़ी समितियां होती हैं। सबसे बड़ी समिति होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर सदस्यों की संख्या जो होती है एक एक समिति में कि वो कितनी होती है। तो ध्यान रखना यहाँ सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 31 होगी। 21 जो सदस्य आएंगे वो कहाँ से आएंगे, लोकसभा से आएंगे, और बाकी जो सदस्य आएंगे वो कहाँ से आएंगे, राज्यसभा से आएंगे, ठीक है। अब ये क्या करती है, काम इनका क्या था, वही स्क्रूटनी का काम करती है। जो मांगी गई ना, अनुदान की मांग मांगी गई थी, ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट्स मांगी गई थी, तो उनको क्या करती है, ये जांचने का काम कर सकती है। और इनके द्वारा जब भी ये उनकी जांच करती है तो सिर्फ और सिर्फ क्या देगी, ये सलाह देगी, कम या ज़्यादा कर, मतलब रिकमेंडेशन दे सकती है। इनकी सलाह जो मानना वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो इसीलिए इस समिति को बोला गया है कि ये क्या है, एडवाइजरी इन नेचर है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या करने का काम करेगी, सलाह देने का काम करेगी। और इसकी जो सलाहें हैं वो केंद्र सरकार के लिए बाइंडिंग नहीं है। केंद्र सरकार इन सलाहों को क्या कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। कहाँ काम करती है ये, मतलब किस में काम करेगी, तो जो एस्टीमेट मांगे गए थे, ठीक है, कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने इस साल के लिए इतना पैसा मांगा था, इतना ग्रांट मांगा था, तो उनकी क्या करती है, ये जांच वगैरह करने का काम करती है, ठीक है। जो अब डिमांड मांगी थी, क्या उसको कम करने का काम कर सकती है, कट मोशन ला सकती है। कट मोशन करने का काम कौन ला सकता था, वो ओपोजिशन के लिए लाया जाता था, वो भी हमने कल डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो किसी भी तरह का ये कट मोशन नहीं ला सकती। इनकी जो स्थापना थी वो कब की गई थी, 1993 में की गई थी। ओके, क्लियर। बस इतना ही पढ़ लेना कि सबसे बड़ी अगर कमेटी की बात करूँ मैं तो वो कौन सी आएगी, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी ही आएगी, जिनमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 31 होती है, ठीक है। 21 कहाँ से आएंगे, लोकसभा से, और 10 कहाँ से आएंगे, राज्यसभा से आएंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास रहेंगी फाइनेंशियल कमेटियाँ यानी कि वित्त समितियाँ। तो यहाँ पर हमारे पास 3 आएंगी। सबसे पहले रहेगी हमारे पास एस्टीमेट कमेटी, ठीक है, तो दूसरी रहेगी पब्लिक अकाउंट कमेटी, और तीसरी रहेगी हमारे पास कमेटिंग ऑन पब्लिक अंडर टेकिंग रहेगी, ठीक है। इनके बारे में जानते हैं एक एक के बारे में। तो सबसे पहली बात करते हैं एस्टीमेट कमेटी, ठीक है। ये जो है आप लोगों को स्वतंत्रता से पहले की कमेटी स्वतंत्रता से पहले इसका गठन हो चुका था। फिर 1900 जब हम आज़ाद हुए तो ये क्वेश्चन उठा कि इसको रखना है या नहीं रखना है। तो फिर एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, जॉन मथाई। तो जॉन मथाई की सिफारिशों पर इनका जो है वो कंटिन्यूएशन किया गया कि हाँ भैया जी इनको हम रखते ही रखते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको बोला जाता है प्राक्कलन समिति, ठीक है। मेंबर्स, सदस्यों की संख्या, तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 30। और ये 30 के 30 सदस्य सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आएंगे, लोकसभा से। राज्यसभा से यहाँ पर कोई भी सदस्य नहीं आएगा, ठीक है। अब इन सदस्यों को जो है वो सिलेक्ट कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए सेम इलेक्शन प्रोसेस है जैसे किसके लिए थी, प्रेसिडेंट के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। अनुपातिक एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति, ठीक है। तो प्रेसिडेंट वाले लेक्चर में हमने अच्छे रंग से पढ़ा था कि आपको क्या देनी है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद टेन्योर कितना होगा इस कमेटी का, तो टेन्योर होता है 1 वर्ष का। फिर इसके बाद इस कमेटी का जो लीडर होगा वो कहाँ से आएगा, तो वह ध्यान रखना वो हमेशा आएगा रूलिंग पार्टी से आएगा, मतलब जिसकी सत्ता होगी वही जो होगा उसी पार्टी से इसका क्या चुना जाएगा, लीडर चुना जाएगा। और स्पीकर के द्वारा चुना जाता है, चेयरमैन के द्वारा भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। क्या काम करती है ये, तो एग्जामिन करती है बजट के एस्टीमेट को, ठीक है, कि बजट के जो एस्टीमेट हैं उनको ये जांचने का काम करती है। लेकिन बजट पास होने के बाद करेगी। बजट पास होने से पहले कौन काम कर रही थी, कौन जांचने का काम कर रही थी, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटियाँ। ये बजट जब पास हो जाएगा उसके बाद उसका एग्जामिनेशन करती है। तो मतलब एक तरह से क्या कर रही है, ये
पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, बजट के पास होने के बाद उसके एस्टिमेट की क्या करती है, ये जांच करती है। अभी मैं जब अगली कमेटी बताऊंगा फिर दोनों के बीच में हम कंपैरिजन भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि दोनों में थोड़ा थोड़ा क्या अंतर है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए क्या क्या पॉइंट पढ़े हमने, कि इसका गठन कब किया गया है, सदस्यों की संख्या कितनी है, सदस्य कैसे चुने जाते हैं, कार्यकाल उसका कितने वर्ष का है, लीडर जो है उसका वो किस पार्टी से आएगा, ठीक है, और क्या फंक्शन ये परफॉर्म करती है, ठीक है। और एक पॉइंट और अपने नोट्स में ऐड करना कि किसी भी कमेटी का, ठीक है, जितनी भी ये कमेटियाँ हुई, जितनी भी हम पढ़ेंगे, ध्यान रखना इनमें कोई भी मंत्री क्या नहीं होगा, इसका मेंबर नहीं होगा, बस, ठीक है। क्योंकि मंत्री, ध्यान रखना, ऑलरेडी सरकार का है ना, तो वो ऑलरेडी कहाँ बजट बनाने में काम कर रहे हैं, वहाँ बनाने में बिजी है। अब वहाँ अगर सोचो एग्जामिन करने भी आ गया उसको, तो क्या फिर फेयरनेस रहेगी, नहीं ना। तो बस इस वजह से मंत्री को क्या रखा गया है, यहाँ से बाहर रखा गया है। हो गया क्लियर। फिर दूसरी आती है हमारे पास पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा कमेटी, ठीक है। कब बनाई गई थी ये, 1921 में। और 1921 में मतलब 1919 का एक एक्ट आएगा जिसका नाम क्या है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो उन समिति की सिफारिशों पर या उस बिल के आने पर ही सिफारिशों पर इसका गठन किया गया था। सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी इसमें, तो सदस्यों की संख्या इसमें है 22। 15 कहाँ से आएंगे, लोकसभा से, और 7 कहाँ से आएंगे, राज्यसभा से आएंगे। सदस्य कैसे चुने जाएंगे, वैसे ही जैसे ऊपर वाली में किया गया है। कार्यकाल कितने वर्ष का रहेगा, 1 वर्ष का रहेगा। अब इसका जो लीडर होगा वो कहाँ से आएगा, ऑपोजिशन पार्टी से आएगा। और किसके द्वारा चुना जाएगा, वो भी स्पीकर के द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। और ये क्या एग्जामिन करेगी, ये एग्जामिन करेगी कैग की रिपोर्ट को, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के नियंत्रक एवं जो महालेखा निरीक्षक हैं, ये क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो उस रिपोर्ट की जांच करने का जो काम है वो इस कमेटी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो एक तरफ आएगी मेरे पास कौन सी कमेटी है, लोक लेखा समिति, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। और एक तरफ आएगी मेरे पास एस्टिमेट कमेटी या फिर पलाकरन समिति, ठीक है। तो जहाँ जो लोक सेवा समिति है, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, यह देखती है कि पैसा कहाँ खर्च किया गया। अब देखो बजट में सरकार ने पैसा मांगा था ना, कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, इस काम के लिए चाहिए। तो अब उस मतलब जो काम के लिए पैसा चाहिए ना, तो वो कौन जांचेगा कि इन्होंने इतना पैसा मांगा था और इस काम के लिए वो यूज़ किया गया है, ठीक है। तो उसकी रिपोर्ट जो तैयार करता है वो कौन तैयार करता है, कैग तैयार करता है, ठीक है। तो फिर उसी रिपोर्ट को फर्दर जांचने का काम पार्लियामेंट में भी उसकी क्या हो जाएगी, स्क्रूटनी की जाएगी। तो उसको जो जांचने का काम है वो किसके द्वारा किया जाएगा, पैक के द्वारा किया जाएगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही लाइन लिखी है कि जो पैक है वो यह देखती है कि पैसा कहाँ खर्च हुआ है, ठीक है, कि जहाँ मांगा था वहीं खर्च हुआ या कहीं और खर्च कर दिया। वहीं पर जो हमारी एस्टिमेट कमेटी होगी, प्राकलन समिति होगी, वो यह देखती है कि जो पैसा मांगा गया है, ठीक है, बजट पास हो गया, मांगा गया है, क्या हम इसे जो है इस पैसे को जो उन्होंने मांगा है उसको कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो यहीं पर कहा गया है कि यह देखती है कि पैसा कैसे बचाया जा सकता है और भविष्य में कैसे बेहतर खर्च किया जा सकता है। तो दोनों के बीच में अंतर है। एक जो है वो बजट पास होने के बाद सोच रही है कि हाँ चलो हमने बजट बना लिया है, पास भी हो गया, अब हम इन फ्यूचर मतलब फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कि आने वाले समय में हम जो है अपना खर्चा किस प्रकार क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। वहीं जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो क्या कर रही है कि आपने जो पैसा मांगा था पर्टिकुलर काम के लिए वो वहीं पर खर्च हुआ है या नहीं, मतलब एक तरह से घोटालों की जो जांच करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाएगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा ही किया जाए। तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, तो वो कौन लेकर आया, वो कैग की रिपोर्ट ही सामने लेकर आई और वो पैक कमेटी के द्वारा ही संसद में रखा गया कि ये घपला है, ठीक है। तो इसीलिए इन समितियों का जो महत्व है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हो गया क्लियर। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन, एक है एस्टिमेट कमेटी और एक है पैक कमेटी। बजट पास होने के बाद बजट की जो एग्जामिनेशन है वो उसके द्वारा किया जाएगा, किसके द्वारा, एस्टिमेट कमेटी के द्वारा। अब जो पैसा मांगा गया है पर्टिकुलर काम के लिए कि उस काम पे वो खर्च हुआ है या नहीं, तो उसकी जो जांच है वो कौन करेगी, वो करेगी पैक कमेटी करेगी। होगा क्लियर। बस इतना डिफरेंस है दोनों के। फिर तीसरी रहेगी हमारे पास कमेटी ऑन पब्लिक
अंडरटेकिंग। तो जितनी भी सरकार के सरकारी उपक्रम हैं, ठीक है, वो भी देखो, वो भी प्रॉफिट कमाती हैं, वो भी नुकसान करती हैं, तो उनकी भी अब क्या होगी, रिपोर्टें तैयार की जाएंगी, वो फिर उनका भी क्या किया जाएगा, एग्जामिनेशन किया जाएगा। और फिर किस समिति के द्वारा किया जाएगा, इस समिति के द्वारा किया जाएगा। तो जैसे सरकारी कंपनियां होगी ना, तो जैसे अब मैं बोल देता हूँ CCI वगैरह होगी, ठीक है, ONGC हो गया, ठीक है, बहुत सारी भारत की सरकारी कंपनियां हैं, तो उनकी भी ध्यान रखना, उनके जो उन्होंने प्रॉफिट कमाया है, उन्होंने जो लॉस किया है, उनके खातों की जांच करने के लिए हमारे पास क्या होगी, एक पर्टिकुलर कमेटी है, और उसी कमेटी का ये नाम है, ठीक है। 1964 में कृष्ण मेनन कमेटी की सिफारिशों पर इसे क्या करा गया था, बनाया गया। सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी इसमें, 22 ही रहेगी, ठीक है। 15 कहाँ से आएंगे, लोकसभा से, 7 कहाँ से आएंगे, राज्यसभा से आएंगे। सदस्य कैसे चुने जाएंगे, वैसे ही जैसे ऊपर वाली के चुने गए हैं। कार्यकाल कितने वर्ष का रहा है, 1 वर्ष का, ठीक है। जो इसका हेड होगा वो कहाँ से आएगा, ओनली लोकसभा से आएगा, ओनली लोकसभा। ऊपर वाला कहीं से भी आ सकता है, राज्यसभा से भी आ सकता है, लोकसभा से आ सकता है, लेकिन जो उनको सेलेक्ट करने का काम है वो कौन करेगा, स्पीकर करेगा, ठीक है। यहाँ भी जो सिलेक्ट करने का काम वो कौन करेगा, स्पीकर करेगा, ठीक है। लेकिन इसका जो हेड होगा वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आएगा, लोकसभा से, और किसके द्वारा चुना जाएगा, वो स्पीकर के द्वारा चुना जाएगा। तो ये क्या एग्जामिन करती हैं, तो जो PSU की हमारी आता है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब सरकारी कंपनियों की जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको एग्जामिनेशन करने का ये क्या करती है, कार्य करती है। हो गया क्लियर, बस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक जो 4 कमेटियाँ हम लोगों ने पढ़ी, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटियाँ, सदस्यों की संख्या उसमें कितनी है, क्या काम वो करती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एस्टिमेट कमेटी, कितने सदस्य हैं और वो अपना क्या काम करती है, हाँ, जिसका लीडर है वो कहाँ से आएगा, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। फिर दूसरा हमने पढ़ा पब्लिक अकाउंट कमेटी, सदस्यों की संख्या कितनी है, किसके कहने पर इसका रिफॉर्म किया गया और कब किया गया, और जो लीडर है वो कहाँ से आएगा। देखो खुद ही यहाँ कॉमन सेंस लगाना, ठीक है। तो कौन अच्छे बेहतर ढंग से जांच कर सकता है सरकार के खातों की, सरकार का बंदा या फिर ओपोजिशन, ठीक है। तो थोड़ा सोचना है इसके बारे में। क्या यहाँ पर सरकार का व्यक्ति भी तो हो सकता था, मतलब भले वो MP ना हो, सरकार का कोई, मतलब सरकार के पास 273 है, उसमें से 80 मंत्री निकाल दो, बच गए कितने, अब वो 190 के आसपास बच गए, तो उनमें से भी कोई हो सकता है, नहीं हो सकता। तो वो अब उसका जो, अगर वो हमने चुन लिया, इसका लीडर बना दिया, तो उसका झुकाव जो होगा उसकी तरफ रहेगा, सरकार के, और हमें खातों की सही ढंग से जांच करनी है। इसीलिए यहाँ पर जो लीडर आया वो कौन आया, ओपोजिशन का लीडर आया, ठीक है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी भी हमने देख लिया, और सॉरी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है।